नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, शानदार जीत कांग्रेस को मिली, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के रस्साकसी चल रही है। बैठकें हुई हैं, कुछ विचार विमर्श हुए, पर्यवेक्षकों ने अपनी राय दी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार कौन सीएम बनेगा। दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है और सिद्धारमैया ने स्वयं कह दिया कि ज़्यादातर विधायक हमारे पक्ष में हैं। दिल्ली आएंगे, दिल्ली दरबार में बातचीत होगी और फैसला संभावना है कि कल हो जाए। लेकिन डीके शिव कुमार का भी रुख समझ में नहीं आ रहा कि वो दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी काफ़ी चर्चा है। तो दरअसल इन चुनाव परिणामों के बाद ये एक बड़े विचार की बात हो सकती है कि कांग्रेस में ये एक दिक्कत हमेशा से रही है। इसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान है, जहाँ वहाँ के स्वयं एक बड़े नेता जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, कहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ऐसी लगभग डुओपोली जैसी समस्या कांग्रेस के लगभग हर स्टेट में बनती है। तो एक मन में सवाल उठता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनके नेतृत्व में बना, तो उनका दावा क्या मजबूत नहीं है या सिद्धारमैया का ही दावा ज़्यादा मजबूत है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि लगभग ऐसी ही परिस्थिति जब 2024 के चुनाव के लिए हम जाएंगे तो बहुत सारे विपक्षी एकता के बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े होंगे और इसके शुरुआती रुझान के तौर पे ममता बनर्जी ने अपना बयान दे भी दिया है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। इस बयान का क्या मतलब है, आज ये बयान क्यों देना चाहिए ममता बनर्जी को, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही 2024 के लिए सबक क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बाकी दलों के लिए भी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटोरियल पैनल है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय कराता हूँ आपका। शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शेखर सर, आपसे शुरुआत करते हैं। एकदम सीधा साधा सवाल है, किसका दावा ज़्यादा मजबूत है, शिव कुमार का या सिद्धारमैया का? नीरज जी, दावा से ज्यादा मैं कहूंगा कि कांग्रेस हाईकमांड यानी गांधी परिवार का जो फैसला मुझे लग रहा है कि सिद्धारमैया की फेवर में ही है और लगभग तय हो चुका है। हो सकता है घोषणा जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बात डीके शिव कुमार को भी अभी पता चला है, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली आज आने का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया है। मतलब वो समझ गए हैं कि अब कोई आगे इसमें ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक लॉयलिस्ट रहे हैं, 89 से लगातार जीत के आए हैं अपने चुनाव क्षेत्र से। वो ज्यादातर ठीक है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। उनको लगता है कि इस बार भी उनको मौका नहीं मिला है। एक फॉर्मूला की बात हो रही है जहां पहले 2 साल सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री और 3 साल डीके शिव कुमार रहेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला भी उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले बार जब 2013 में जब सरकार बनी थी, जब सिद्धारमैया की पहली सरकार बनी थी, उस समय भी उनको 6 महीना वेट करना पड़ा। सिद्धारमैया उनको उस समय अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए थे। तो ये बात अभी खुलकर बोल रहे हैं कि मेरा तो बहुत पेशेंस हमने दिखाया, हमने बहुत ये एक प्रकार से अपने प्रति एक सिंपैथी फैक्टर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं उन पर। क्योंकि कल रात को जो हुआ था, जो एक प्रकार से जो माना जाता है, जो 3 ऑब्जर्वर्स गए थे एआईसीसी की तरफ से, उन्होंने बेंगलोर में एक होटल में सारे एमएलए को बुलाकर जिस तरह एक प्रकार से एक वोटिंग ली है, जिस वोटिंग से लग रहा है कि सिद्धारमैया के पक्ष में ज्यादा एमएलए है। कहा जा रहा है कि कोई 81 है, कोई 90 है, लेकिन कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं आया है। उससे लगभग तय हुआ गया कि सिद्धारमैया माने जाते हैं कि सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, पहले भी रहे हैं, और जो जाति समीकरण और बाकी जो सोशल इंजीनियरिंग जो उनको क्रेडिट दिया जाता है, उसके एक वो नेता है, तो जिसकी वजह से अधिकांश एमएलए की सपोर्ट उनके पास है। लेकिन बात यह है कि बीच में जब ये सब चल रहा था, कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार ये भी कहा कि मैं सचिन पायलट नहीं हूं। मतलब मुझे प्रॉमिस करके फिर जो हालत आज सचिन पायलट की बनी है राजस्थान में, कुछ अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये कहकर कि वो वसुंधरा राजे के खिलाफ वो पदयात्रा है और अपनी सरकार की विफलता को है कि उन पर कार्रवाई नहीं की। तो इनका मतलब कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को लग रहा है कि इस वक्त, क्योंकि अभी कांग्रेस अच्छी जीत मिली है, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, एक हेल्पलेस है। लेकिन इस हेल्पलेसनेस में ही कांग्रेस का जो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि कर्नाटक में शुरू हो रहा है। हो सकता है इसको, क्योंकि सिद्धारमैया अपने आप में बड़े सीजन्ड है,
लेकिन एक तरफा जो जिस तरह जो कांग्रेस के अंदर जो पावर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोग सिद्धरामैया के मतलब सिद्धरामैया के एमएलए तो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन डीके शिव कुमार और बाकी उनके समर्थक उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमांड और कुछ नया फॉर्मूला लेकर आएंगे। तो आने वाले समय मुझे लगता है काफी चैलेंज है सिद्धरामैया के लिए, कांग्रेस हाईकमांड के लिए, और राजस्थान जैसा मतलब परिस्थिति ना पैदा हो। नीरज जी, इसके लिए अच्छा, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा था कि एक बार कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ एक फार्मूला किया गया था, लेकिन वो फार्मूला बाद में बड़ा विवादों में आया, वो कुछ हुआ नहीं उसमें। क्या वैसा ही यहाँ पे भी होगा 2 साल 2.5 साल वाला? नहीं, इसीलिए तो डीके शिव कुमार पहले से ही इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला वाला नहीं है, कि आप अगर अभी मुझे मौका नहीं देंगे, मैं कमांड संभाल के केपीसीसी यानी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने काफी सैक्रिफाइस किया, मैंने काफी काम किया, और पार्टी के जो धनराशि जुटाने में भी इनकी बहुत भूमिका रही। वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र हो या बाकी अन्य राज्यों में जहां पे कांग्रेस लड़ी है, उसके लिए धनराशि जुटाने में डीके शिव कुमार की काफी भूमिका रही है। तो इसलिए उनको लगता है कि इस बार उनको चांस मिलनी चाहिए। ओके प्रदीप जी, ये समस्या है कांग्रेस के लिए, या ऐसा हमेशा होता है जब चुनाव जीत के आते हैं तो कई दावेदार खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में इसको सुलझा लिया था? हालांकि 2-3 उदाहरण है कांग्रेस में, राजस्थान चली रहा, इससे पहले मध्य प्रदेश में झगड़ा हुआ, फिर एक अलग हो गया, पूरी कहानी सबको मालूम। आपके हिसाब से क्या ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, या ये समस्या धीरे धीरे सुलगती रहेगी? नहीं, देखिए, इस तरह की समस्या कोई पहली बार कांग्रेस में नहीं है। जो परिवर्तन हुआ है मेरी नजर में, वो है कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार, उसकी अपने वादे को पूरा करने की क्षमता का अभाव। पहले जो भी वादा किया जाता था वो पूरा किया जाता था, लोग भरोसा करते थे। अब 2018 के बाद से ये परिस्थिति बदली, इसीलिए डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं सचिन पायलट नहीं। तो उसकी वजह यह है कि सचिन पायलट के साथ जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा, उनको मालूम है कि जब 2020 में उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 3 साल पहले, सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि आप पार्टी को जिताकर लाइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उनको मालूम है कि वो वादा अब हवा में उड़ चुका है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें, उस पार्टी के हित के लिहाज से देखें, तो सिद्धरामैया ज्यादा बेहतर उम्मीदवार है। वो आइंदा की राजनीति करते हैं। देवराज अरस के बाद कर्नाटक में उसकी राजनीति करने वाले दूसरे नेता है सिद्धरामैया, और वो आइंदा मतलब है दलित, मुसलमान और उसके अलावा ओबीसी, इन 3 का कांग्रेस का जो जनाधार बना है, इन 3 समुदाय के लोगों में उसका बढ़ता जनाधार ही उसकी जीत में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन डीके शिव कुमार का कहना है कि मैं एचडी कुमारस्वामी यानी जेडीएस से वोकालिगा समुदाय को लेकर आया, मेरी वजह से मुस्लिम ध्रुवीकरण ये जो हुआ, मुस्लिम वोट आया। तो सिद्धरामैया को आपने 13 से 18 तक कमान सौंपी, मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने पार्टी को हरा दिया। अब आप एक बार फिर से उनको सौंप रहे हैं, और वो घोषणा कर चुके हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे 5 साल बाद, उसके बाद चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो भविष्य की दृष्टि से आप क्या सोच रहे हैं? एक ऐसे नेता के साथ अगले चुनाव में उतरेंगे जो पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस लिहाज से उनकी बात में दम तो है, लेकिन दिक्कत उनकी ये है कि उस तरह का व्यापक जनाधार डीके शिव कुमार के पास नहीं है जो सिद्धरामैया के पास है। उसके अलावा विधायकों का बहुमत भी सिद्धरामैया के साथ। तो ऐसे में डीके शिव कुमार का दावा विधायक दल में भी और आम जनता में भी, जनाधार के लिहाज से भी, दोनों जगह से कमजोर। लेकिन संकट के समय पार्टी के साथ खड़े होने का उन्होंने वो पहले भी कह चुके हैं एक आध इंटरव्यू में कि 2019 में बीजेपी की ओर से उनको ऑफर था डिप्टी सीएम का, वो नहीं गए। उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। तो पार्टी के लिए ये सब सहा, ये सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में क्या मिल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ा, 8 बार का एमएलए हूं, इसलिए नहीं लड़ा कि मुझे विधायक या एक मंत्री बनना है। दूसरा, डिप्टी सीएम का जो ऑफर है वो भी उनको मंजूर इसलिए नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, तो 3 में से एक डिप्टी सीएम अगर डीके शिव कुमार होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको ये मंजूर होगा।
लेकिन क्यों ये फैसला, अगर सिद्धारमैया के पक्ष में फैसला होने जा रहा है, ये लगभग तय लग रहा है। क्यों हो रहा है? पार्टी हाईकमान को इस बात का पूरा भरोसा है कि डीके शिव कुमार न तो हेमंत बिश्व शर्मा है और न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। लेकिन बगावत नहीं करेंगे ये बात अगर मान भी ले, तो क्या वो शांति से सिद्धारमैया को 5 साल सरकार चलाने देंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब कांग्रेस हाईकमान को ढूंढना होगा कि कैसे डीके शिव कुमार को पेसिफाई किया जाए, शांत किया जाए कि वो इस बात के लिए तैयार न केवल हो बल्कि मन से स्वीकार कर ले। और मुझे जिस मूड में डीके शिव कुमार है, मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से ये संभव होने वाला है। हाँ, ये समस्या तो एक आगे जाते हुए रह सकती है। अभय दुबे जी, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला होगा या जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं मन से स्वीकार कर लें, आला कमान ये कह दे कि भाई सिद्धारमैया जी रहेंगे और आप डिप्टी सीएम बन जाएं, या कुछ और कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, एकदम अलग हट जाएंगे कि नहीं अब आप इन्हीं को बनाइए, ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, जिस समय चुनावी मुहिम अपने शिखर पे थी, उस समय चर्चा ये थी कि ये बात पहले से ही शिव कुमार को और सिद्धारमैया को समझा दी गई है कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा, और इस पर ये भी बताया गया था कि इस पर एक आम सहमति बन गई है। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे लगता नहीं है कि शायद वो खबर सही थी, सहमति नहीं थी। हो सकता है इस बात पर सहमति हो गई होगी, अभी जब तक चुनाव चल रहा है वो लोग आपस में अपने मतभेद व्यक्त नहीं करेंगे ताकि मतदाताओं को दोनों के बीच में एकता दिखाई पड़े, क्योंकि कहानियां हम लोग सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने मतभेद थे जबकि कांग्रेस वहां पर सत्ता में थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो बात कही जा रही थी वो सही नहीं है, और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि चुनाव जीतने में उनकी जो भूमिका है, जो निश्चित रूप से बड़ी प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका का सम्मान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन कांग्रेस आला कमान की अपनी दिक्कतें हैं और रणनीतिक दिक्कतें हैं। जैसा कि प्रदीप जी ने अभी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस आला कमान सिद्धारमैया को चुनने के मूड में है, और वो उसका मूड सही भी है, वो कांग्रेस के हित में है। मेरे पास उसका एक दूसरा कारण है। सिद्धारमैया की वरिष्ठता या प्रशासन की क्षमता वो तो एक अलग बात है, और वो जो अहिंदा नीति के प्रवर्तक हैं और देवराज अरस के बाद उस नीति के रणनीति के उत्तराधिकारी हैं, वो भी एक बात है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कांग्रेस को कन्नड़ समाज के लगभग सभी समुदायों के वोट मिले हैं। इस बार बड़े पैमाने पर लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो लिंगायत आधार था वो टूट गया। इसी तरह देवगौड़ा परिवार का जो वोकलिगा आधार है वो भी टूट गया है इस बार। तो वोकलिगाओं का भी वोट मिला है, लिंगायतों का भी वोट मिला है। और हम सब जानते हैं कि लिंगायत कन्नड़ समाज का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा है। वो लोग शक्तिशाली भी हैं, उनके पास धन शक्ति भी है, उनके पास संस्थाएं भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की दम पर कर्नाटक की राजनीति में अभी तक टिकी रही है। ऐसे में जब लिंगायत इतने बड़े पैमाने पर आते हैं कांग्रेस के साथ में, और ऐसी परिस्थिति में अगर एक वोकलिगा नेता को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो वो लिंगायत समाज के लिए एक गलत संदेश होगा। वोकलिंगा देवगौड़ा के समर्थक जरूर है, लेकिन कांग्रेस को वोकलिगाओं के वोट हमेशा से मिलते रहे हैं। कांग्रेस के पास शक्तिशाली एस.एम. कृष्णा ऐसे वोकलिगा नेता रहे हैं और लिंगायत नेता भी रहे हैं उनके पास। लेकिन पिछले दिनों भी जब लिंगायत भाजपा के साथ थे तब भी कांग्रेस को कुछ न कुछ वोकलिगाओं के वोट मिलते थे। ओल्ड मैसूर में वो आखिरकार देवगौड़ा परिवार को टक्कर देती थी। तो इसलिए उससे लगता है कि इस वक्त किसी अगर वोकलिगा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वो उसका जो सामाजिक समीकरण के लिहाज से उसका नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से हर चीज सिद्धारमैया के पक्ष में जा रही है। ओके, सिद्धारमैया के पक्ष में जा रही है और पार्टी अपने हित के हिसाब से देखिए। राहुल जी, ये सवाल है ही है, इसको थोड़ा मैं और खोल देता हूं, चर्चा को थोड़ा विस्तार कर देता हूं। जो तस्वीर अभी यहां देखने को मिल रही है कि दो नेता, दोनों की आकांक्षाएं हैं, सामने लड़ाई दिख रही है, ऐसा ही कुछ नज़ारा जब विपक्षी एकता की बात होगी तो उसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने, मुझे नहीं समझ आता कि आज वो बयान देने की ज़रूरत क्या थी कि चुनाव जब लड़े जाएंगे तो कांग्रेस 200 सीट में लड़ेगी, हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। अब मतलब ये आज बयान देने का मतलब पता नहीं, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करिए। तो ये जो आज हम विद इन कांग्रेस देख रहे हैं, ये समस्या और बड़ी होगी जब 6 और दावेदार खड़े होंगे उस विपक्षी नेता के रूप में, एकता के रूप में, जहां की कांग्रेस पे
राहुल गांधी की अपनी एक साख मजबूत होती हुई दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को प्लस बिग पिक्चर के तौर पे? तो नीरज जी, मैं पहले तो ये मुख्यमंत्री पे जो आप डिबेट कर रहे हैं उस पे अपनी दो बातें रखना चाहूंगा। जी। देखिए, मैं कुछ सवाल के रूप में, क्योंकि हम में से किसी के पास उत्तर नहीं है कि किसको बनना चाहिए किसको नहीं बनना चाहिए, और शायद हमारे उत्तर से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, पर हमें सोचने की बात, देखिए हमेशा हर पार्टी के अंदर फैक्शंस होते हैं, और हमें जो फैक्शंस के लीडर होते हैं वो compete करेंगे पावर के लिए और वो बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री। ये हर जगह होता है। सवाल जो अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी जो क्षमता है अपनी बात को राज्य के नेतृत्व पे जोर डालने की, वो कमजोर हो गई है। आज भाजपा में क्या होता है कि भाजपा में जो केंद्र की उनकी पार्टी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जी जो तय करते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस के अंदर आपको फैक्शनलिज्म आज ज्यादा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि उस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व थोड़ी कमजोर हो गई है, और दूसरा उसके पास ढेर सारे ऐसे अवसर नहीं मौजूद हैं कि चलिए आज आप राज्य की आप मुख्यमंत्री मत बनिए, हम आपको केंद्र में मंत्री का पद दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। तो जो पेट्रोनेज बांटने का जो तरीका होता है, क्योंकि जब आप पार्टी केंद्र कई जगह आप मौजूद नहीं होते हैं तो वो कमजोर पड़ता जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमें एक सवाल पे सोचना चाहिए, क्योंकि एक अभी जो मेरे तीनों साथियों ने कहा कि किसको राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो पॉपुलर नेता हो, जिसकी जनता के बीच में ज्यादा पॉपुलैरिटी हो, या फिर पार्टी को उसको नेता आगे करना चाहिए जो भविष्य की राजनीति कर सके, जो पार्टी स्ट्रैटेजिस्ट हो, जो पार्टी के लिए रिसोर्सेज लेकर आता हो। क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है। आप ये देखिए कि जेडी सिद्धारमैया 2006 में जनता दल से आते हैं कांग्रेस के अंदर, और जबकि डीके शिव कुमार 1989 या उससे पहले से कांग्रेस के अंदर है। तो मतलब खाली एक आधार जो कि पॉपुलैरिटी है या उसका सोशल बेस है, क्या उसी आधार पे हमेशा तय होना चाहिए मुख्यमंत्री? ये हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम बाद में मुख्यमंत्री सिर्फ ओवरऑल पॉपुलैरिटी पे नहीं देखते हैं। हम कहते हैं कि विधायक दल का नेता चुनेगा कि मुख्यमंत्री कौन है। ये जो डेलीगेटिव प्रोसेस है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जब विधायक दल अपने नेता को चुनता है तो वो जनता का भी आवाज हो। विधायक दल को मैनेज भी किया जा सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा। अब आते हैं आपकी ये विपक्ष की राजनीति पे। तो जो आपने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी ने आज क्यों करा, मुझे लगता है कि कोई भी मतलब जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहा है और अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहेगा, उसके लिए सही समय है बीच में इंटरप्ट करने का। क्योंकि ये पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, उसकी लड़ाई कांग्रेस से भी है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए पॉलिटिक्स में। वो पार्टियां नहीं चाहेंगी कि जिस आधार पर, जिस राजनीति को उन्होंने खड़ा किया है उसमें वो कांग्रेस को जगह दे और कांग्रेस जगह बना ले और फिर वो पीछे हट जाए। आपने आज ममता बनर्जी को जो बोलते हुए सुना, एक दिन पहले नवीन पटनायक ने भी कहा कि मुझे हम अकेले लड़ेंगे, या फिर आप देखेंगे टीआरएस को तेलंगाना में बोलते हुए, या आम आदमी पार्टी भले कभी कभार ऑपोजिशन यूनिटी की बात करेगी क्या, पर आम आदमी पार्टी क्या सीटें देना चाहेगी कांग्रेस को पंजाब में साथ लड़ने के लिए या दिल्ली में साथ लड़ने के लिए? क्योंकि अगर कांग्रेस इन स्टेट्स में दोबारा मजबूत होती है तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तो ये हमें नहीं भूल जाना चाहिए ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे कि इन पार्टियों की एक अपनी लड़ाई भी है कांग्रेस के साथ। इनमें से कई पार्टियां चाहती हैं कि वो कांग्रेस के ऊपर जाए, वो कांग्रेस की तरह नेशनल राजनीति करें। करेक्ट। मुझे तो लगता है कि ये जो विधायक दल की बैठक में नेता चुनने वाला की परंपरा प्रक्रिया है, मतलब इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं और विधायक दल के सरबराह। हाँ, अभी जी आप कुछ जोड़ लीजिए, फिर मैं शेखर जी बात जोड़ी सर। मैं राहुल जी और प्रदीप जी की इस एक बात में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उन दोनों की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का मौजूदा आला कमान और उसके अगर पिछले जमाने के आला कमान से तुलना करें तो ये आला कमान काफी कमजोर है, और ये बात मैं सीएनबीसी आवाज अड्डा के मंच पे कई बार कह भी चुका हूं। लेकिन इस बार एक नई बात मुझे दिखाई पड़ी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो कि बहुत मजबूत माना जाता है और है भी कांग्रेस के मुकाबले, वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव में अपनी मजबूती नहीं दिखा पाया। चुनाव के वक्त न हिमाचल प्रदेश में जो गुटबाजी थी भाजपा में, उसको वो एकता में बदल पाया,
और हिमाचल प्रदेश में हार में उसकी भूमिका भी रही, और न ही वो कर्नाटक में उस जो गुटबाजी थी भाजपा के अंदर उसको एकता में बदल पाया, वहां भी हार में इस बात की भूमिका रही। इसके मुकाबले कांग्रेस का जो कहीं अधिक कमजोर आला कमान है, विभिन्न कारणों से हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में अपेक्षाकृत एकता दिखाई पड़ी चुनाव लड़ते समय, और कर्नाटक में भी अपेक्षाकृत एकता दिखाई पड़ी चुनाव लड़ते समय। यह बात सही है कि सत्ता के बंटवारे के समय, मुख्यमंत्री बनाते समय हिमाचल प्रदेश में भी कुछ झगड़ा हुआ और उसी तरह का झगड़ा कर्नाटक में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन चुनाव लड़ते समय भाजपा का आला कमान इन दोनों प्रदेशों की खास परिस्थितियों में कांग्रेस के मुकाबले कमजोर साबित हुआ। अच्छा, अभी सवाल को थोड़ा हम लोग विस्तृत करते हैं। ये तो ठीक है, अब आपस में कांग्रेस वाले निपटेंगे, जिसको बनाना सीएम ये उनका काम है, लेकिन चूंकि इश्यू था तो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं असली सवाल पे, जो भी हमने दूसरा सवाल खोला था कि विपक्ष की एकता को लेकर के होगा। दूसरा, इस चुनाव के बाद मतलब कर्नाटक में जो भी परिणाम आए, इसकी मुझे लगता है कि और डीप एनालिसिस की जरूरत है। शेखर सर, ये जो चुनाव के परिणाम है, इसमें बहुत तरीके के नैरेटिव्स, लोग कह रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, 40% वाला मामला चिपक गया था, 5 प्रॉमिसेस उनको दे दिए गए थे लोगों को, वो उनको बहुत अपील किए हैं। अभी अभय जी ने बताया कि लिंगायत वोट भी उनकी तरफ कटे हैं, लेकिन जब टोटलिटी में देखते हैं तो बीजेपी का वोट तो कटा ही नहीं। तो दरअसल इस जीत की व्याख्या कैसे की जाए? क्या बीजेपी को एक्चुअली नुकसान हुआ है, ये एंटी बीजेपी है या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या आपको लगता है जीत में? इसमें दोनों है। देखिए, परसेंटेज वाइज अपना कोर वोट 1% से कम गिरा हो, लेकिन ओवरऑल देखेंगे कहीं ना कहीं कर्नाटका में बीजेपी के सरकार की जो सुशासन को लेकर कई सवाल थे, लगातार थे, क्योंकि जिस तरह वो सरकार बनी, पहली वो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी, उस गिराने में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कमला भी था, और साथ में जो अंदर में जो सिद्धरामैया और कुमारस्वामी के बीच में जो टूट, और सिद्धरामैया खुद अपने एमएलए को एनकरेज किया, आप जाओ यहां से, छोड़ के जाओ, ये सरकार गिरना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई, ये तो ओपन चीज है, तो वो एक बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरह सरकार बनी और जिस तरह ये जो कहा जा रहा है टर्न कोट्स, जो लोग कांग्रेस से आए, रिजाइन करके आए, फिर चुनाव जीतकर फिर बीजेपी एमएलए बन गए, उनकी रवैया, उन पर उनका डिमांड्स और उनको लेकर जो करप्शन को लेकर जो इश्यूज पैदा हुए, जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व हेल्पलेस है, क्योंकि सरकार चलाना है। और साथ में येडियुरप्पा तो बड़े नेता है, लिंगायत नेता हैं, बहुत माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी परिवार की जो रवैया, उनकी कित एंड किन, उनकी बेटे का जो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं एक सवाल आया। ऊपर तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में जितना कंप्लेंट्स आ रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों बीजेपी वहां पे कॉम्प्रोमाइज मोड में है, जो ज्यादातर मुझे लगता है वो डैमेज किया। लेकिन दूसरी बात जो जिसको लेकर हमें समझना चाहिए, ये आपने सही कहा कि परसेंटेज, कोर परसेंटेज कम हुआ, लेकिन जिस तरह पोलराइजेशन रिवर्स में हुआ, क्योंकि जब भी पोलराइजेशन की बात होती है हम सोचते हैं ये केवल ये हिंदू संगठन पोलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जैसे मुस्लिम कोटा हटाया गया, बाद में जो बाकी इश्यूज आ गए, बजरंग दल वाले, इससे मुस्लिम वोटर्स जो हैं एक कम्युनिटी के रूप में पूरा सपोर्ट कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि उनमें लक्ष्य ये था कि भी किसी तरह बीजेपी को वापस नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने जेडीएस का साथ छोड़ दिया। जब जेडीएस की सीटें घट गई, जो जिसकी वजह से जो कांग्रेस, जो बीजेपी की उम्मीद थी भाई कहीं ना कहीं थोड़ा हंग आ जाएगा या कुछ हमें भी सीट मिल जाएगा जहां पे त्रिकोणी फाइट है, वो सब नहीं हुआ, क्योंकि सॉलिड मुस्लिम वोट चला गया पूरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ी फैक्टर है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके साथ बाकी सारे फैक्टर, बीजेपी सरकार की छवि, लिंगायत की जो सपोर्ट कम होना, बाकी जो अन्य सोशल बेसिस जो जिस तरह कांग्रेस ने कल्टीवेट किया, जिस स्टाइल में कांग्रेस कैंपेन चलाया और जिस तरह बीजेपी कैंपेन था, ये सारी चीजें फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर खास करके दक्षिण कर्नाटका में और कई इलाके में, क्योंकि जेडीएस का हमेशा सपोर्ट बेस वकलिंगा और माइनॉरिटीज, लेकिन इस बार माइनॉरिटीज को वोट नहीं मिली और जिसका पूरा फायदा शिफ्ट हुआ। आपने देखा 6% बढ़ गया कांग्रेस को, क्योंकि हमेशा कर्नाटक में कांग्रेस को परसेंटेज मिलता था, लेकिन सीट कन्वर्शन प्रॉब्लम थी। इस बार परसेंटेज भी बढ़ी और सीट भी ज्यादा आई, बहुत ज्यादा आई। जी, तो शेखर ने यही तो मैं सवाल लेके आया था। प्रदीप सर, यह सवाल आपसे है, अगर मान लीजिए आज कांग्रेस जीती और कोई उसमें शक नहीं, कोई उसको डिमीन नहीं कर सकता, बहुत ही शानदार विक्ट्री है, लेकिन वो विक्ट्री का खेल उस 6% में है ना, जो जेडीएस का पूरा वोट उधर शिफ्ट हुआ, इनका वोट इंटैक्ट है, तो उस 6% की वजह से इनकी सीटें मैसिवली बढ़ी।
हर इलाके में वो कलिंगा और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हुआ, इनका एंटी हुआ, बूमरैंग कर गया इनके लिए। तो इसमें ये सवाल फिर ये उठता है कि बहुत सारे इलाकों में जब आप एक पोलराइजेशन देख रहे हैं तो लेसन्स भी आप ले रहे हैं। बीजेपी इसमें क्या सीखेगी कि आपको अपने वोट परसेंटेज को इंटैक्ट रखने के साथ उसको इंक्रीज करना है, और ये जीत सिर्फ जेडीएस की हार की वजह से हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई। वो जो 4% मुस्लिम आरक्षण उसने खत्म किया, उसके बाद कांग्रेस ने मैनेज किया मुस्लिम धर्मगुरुओं को, उनको मैनेज किया कि इस पर कुछ बोलना नहीं है आपको, चुनाव तक आप बिल्कुल चुप रहिए, हमारी सरकार आएगी हम इसको रेस्टोर कर देंगे, बढ़ा भी देंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं तो काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा। अगर काउंटर पोलराइजेशन होने दिया, आपने बोला, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो आप देखिए मुसलमान जो है एकजुट हो गए, लेकिन हिंदू जो है वो जाति के आधार पर है। और ये चुनाव का जो नतीजा आया, जो चेंज हुआ, वो सब तो ठीक है। आगे का देखिए कि जिस तरह से वोकालिगा और लिंगायत समाज के जो मठ हैं, और मठों का बड़ा प्रभाव है राजनीति पर कर्नाटक की, तो दोनों मठों के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये अपने आप में एक अजूबा है कि लिंगायत समाज के जो मठ के प्रमुख हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि लिंगायत को होना चाहिए, जबकि 135 में 39 लिंगायत समाज के लोग जीत कर आए हैं, विधायक बने। तो राजनीति कर्नाटक की बदल रही है। दूसरा, फिर मैं वो सिद्धारमैया के सवाल पर लौट के आऊंगा। उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी को इस सवाल का भी जवाब खोजना चाहिए कि क्या ये जो उसको सर्व समाज का समर्थन मिला है, आइंदा का जो समर्थन मिला है, वो केवल सिद्धारमैया की वजह से है? क्या उनके जाने से या उनके मुख्यमंत्री न बनने से वो जनाधार चला जाएगा? ये भी एक सवाल है उनके सामने। लेकिन आप जो जिस प्रश्न को लेकर आए कि ये जो 5% वोट जेडीएस का गया, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। वो और वही देखिए 6% का कुल अंतर है, 5% के करीब, जो भी 4.5-5% वहां से गया। उसके अलावा जो बंटवारा हुआ लिंगायत वोट में, बीजेपी अपना कोई गढ़ नहीं बचा पाई। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो ग्रेटर बेंगलुरु में बची है। यहां तक कि तटीय क्षेत्र जो कर्नाटक का है, जहां बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था, किला माना जाता था, उसमें भी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उसमें भी सेंध लगाई, बीजेपी उसको भी नहीं बचा पाई। तो वो जो शुरू में अभय जी कह रहे थे, बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी थी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है इस चुनाव के नतीजे पर। और वो गुटबाजी जो है वो कोई एक दिन में नहीं हुई, 2 महीने 4 महीने में नहीं हुई। ये गुटबाजी जो है जब से सरकार बनी है 2019 में, तब से है। और एक मैसेज ये भी गया, जिस तरह से येदियुरप्पा के बेटे को आखिरी समय पर टिकट दिया गया, लिंगायतों में मैसेज गया कि येदियुरप्पा का जो है वो अपमान किया जा रहा है। ये परसेप्शन बीजेपी ने क्यों बनने दिया पता नहीं, लेकिन ये परसेप्शन बना और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। जी राहुल जी, करप्शन का चार्ज अभी कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा जी की नाराजगी, 5 प्रॉमिसेस, सरकार का परफॉर्मेंस, विधायकों की नाराजगी, जो बाहर से आए थे उसमें से बहुत सारे हार गए। मध्य कर्नाटक में, हैदराबाद कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक में, मैसूरू इलाके में, सब जगह बीजेपी हारी। नेट रिजल्ट क्या है? 5%, है ना। और वो पूरा शिफ्ट है। मैं इस बात को इसलिए समझना चाहता हूं आपसे कि बीजेपी को जो ये एक थ्योरी दी जा रही है कि वो करप्शन चार्ज से हार गए, फ्रीबीज की वजह से हार गए, इसके बजाय बीजेपी अब कास्ट इक्वेशन सेट करने में ज्यादा ध्यान लगाएगी। अगर ये 36-38% वोट, अगर वो जो 6% शिफ्ट हुआ 3-3% होता तो क्या होता? तो रादर इस पे ज्यादा ध्यान देने की येदियुरप्पा जी नाराज हैं कि उनके बेटे को टिकट मिला नहीं मिला, या कौन नाराज है, कि आप कास्ट इक्वेशन ठीक करिए। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा है चुनाव में फिर तो, क्योंकि एक तरफ रिलीजियस पोलराइजेशन है, आपको सिर्फ उसको साधना है। नहीं सर, आप कोई भी चुनाव सिर्फ एक फैक्टर से नहीं जीत सकते हैं। और चाहे वो कास्ट पोलराइजेशन हो, चाहे वो रिलीजियस पोलराइजेशन हो,
सारे समीकरणों की एक लिमिट होती है। चुनाव में 5 चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आपको उन 5 चीजों पे कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। अगर आप इनकम्बेंट है तो आपकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज होनी चाहिए, आपका सोशल कोएलिशन ब्रॉड होना चाहिए, आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए जो मैच कर सके सामने वाले की लीडरशिप, और आपके पास एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव होनी चाहिए, और एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल मशीन होनी चाहिए जो उस नैरेटिव को नीचे ले आए। इन 5 चीजों पे जब तक आपके पास नहीं होगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। कोई भी पार्टी, अगर आप कांग्रेस कर्नाटक में जीती है तो आप इन 5 चीजों पे देख सकते हैं। उसने एक अच्छा सोशल कोएलिशन बनाया, उसके पास जो लीडरशिप है वो कांग्रेस की बीजेपी की स्टेट लीडरशिप के से अच्छी है या एटलीस्ट मैच कर सकती है। उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल मशीन बीजेपी से कर्नाटक में कमजोर नहीं है। उसने लगातार इस इलेक्शन का एजेंडा सेट करा, 40% सरकारा हो या ये कहा वो कहा, और क्योंकि वो चैलेंजर थी तो वो दिखा सकती है, या उसने लगातार ये पूरा एक कैंपेन बनाया कि सरकार ने परफॉर्म नहीं करा है, आपको यहाँ पास इकोनॉमिक एंजाइटी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, पॉवर्टी है और ये सब। तो ये 5 चीजें होती हैं। ये कोई अगर कहे कि भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो सिर्फ हिंदुत्व से जीतती है, या कांग्रेस जीतती है तो कास्ट इक्वेशन ठीक करके जीतती है, या फ्री बीज बांट के जीतती है, ऐसे कोई नहीं चुनाव जीतता इस देश में। और ये एक लेजी एनालिसिस होती है जो हम हमेशा एक चीज को पकड़ते हैं और उसके थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाता है। और दूसरी चीज, ये जो अभी हम लोग गणित कर रहे थे कर्नाटक में कि भाजपा का वोट तो 36 का 36 रह गया, फिर वो उसको नुकसान क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ ना, अगर आप हर एक इलाके देखें, वो मुंबई कर्नाटका, जो कित्तूर कर्नाटका आप जिसे कहते हैं, वहां पे लॉस हुआ। 42 सीटें वहां पे इस बार कांग्रेस को मिले हैं। कल्याण कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, वहां पे सीटें कम हुई हैं। सेंट्रल कर्नाटका में सीटें कम हुई हैं। वोट सारे जगह पे वोट घटे हैं। वोट 2 इलाकों में बढ़े हैं। 5% वोट बढ़ा है ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में, और 3% वोट बढ़ा है ओल्ड मैसूरू रीजन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बीजेपी अपने गढ़ में उसको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, और जहां उसके पास वोट नहीं थे, जहां वो 8, 10, 15% की पार्टी थी ओल्ड मैसूरू, वहां पे वो गेन कर रही है, क्योंकि वहां पे जेडीएस का भी वोट कम हो रहा है। वहां जेडीएस कोलैप्स हो रही है, उसका फायदा दोनों कांग्रेस और बीजेपी को मिल रहा है। पर कांग्रेस क्योंकि एक बड़ी मजबूत पार्टी पहले से थी उस रीजन में, उसकी सीट कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखने की दूसरा, बीजेपी को अपने सोशल कोएलिशंस में भी नुकसान हुआ है मेरे हिसाब से, और मैंने अपने इस लेख में भी कहा था कि a new BJP might be getting created in the ashes of 2023 defeat। कभी कभार मतलब, और ये मैं तो अब ये पता चलेगा, बीजेपी के काफी ढेर सारे नेता इस बार जब छोड़ के जा रहे थे बड़े बड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी है, उन्हें जाने दिया है। कई बार आप ये इसलिए भी करते हैं कि रिन्यू करने का जो पार्टी का तरीका होता है, वो पर्जिंग इस तरह से भी की जाती है कि अब तो हम चुनाव हार रहे हैं, पर जो जा रहा है जाने दो, अब एक नई पार्टी खड़ी की जाएगी। अब ये ऐसा होता है या नहीं होता है वो देखने की जरूरत है, पर मेरे हिसाब से ऐसा भी संभव है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने एनालिसिस रखा। मैं इसमें साले एक चीज जोड़ना चाहता हूं सर, कि हो सकता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कंसंट्रेटेड वोट पड़ा है, इसलिए 36% या 38% जो भी उनका है उसका बहुत मायने नहीं होता, क्योंकि कहीं एक जगह बहुत कंसंट्रेट कर गया है इसलिए वोट परसेंट आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मेरे पास जो डेटा है, 46 सीट ऐसी हैं कर्नाटक की जिसमें विक्ट्री का मार्जिन 4700 वोट हो गए, मतलब 4700 से नीचे 112 वोट तक का। तो ये कहना भी मुझे लगता है बहुत सही नहीं होगा कि कंसंट्रेटेड वोटिंग हुई है। कहीं कहीं इलाकों में बीजेपी के गढ़ रहे होंगे जो कोस्टल एरिया, जिससे उनका 38% मेंटेन्ड है, ये सही नहीं है। स्प्रेड है, और स्प्रेड में सब जगह नीचे हुआ है। तो ये वाली बात, जैसे आपने अभी लास्ट में एक बात कही कि उन्होंने अपनी पार्टी को रिन्यू कर लिया, भाई रीडेवलपमेंट है, पुराने वाले सब निकले, नए नए लोग आए, हारे उसमें बहुत सारे हैं। उसके बावजूद अगर आप अपना बेस नहीं लूज कर रहे हैं और स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट है, तो ये भी एक अलग कहानी है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभय जी, आप इसमें कुछ रिएक्ट करें, फिर मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फिर 24 के मैसेजिंग पे। नहीं, राहुल जी ने जो कहा है मोटे तौर पे उनकी बात से मैं सहमत हूं। मैं इसमें सिर्फ एक बात और जोड़ूंगा कि जब
बीजेपी की लिंगायत लॉबी से, जो उसकी प्रधान शक्ति थी, उसने जब आला कमान के ऊपर दबाव डाला कि आप किसी लिंगायत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए, तो अमित शाह ने उसका जवाब क्या दिया, वो समझने लायक बात। अमित शाह ने कहा अगर हम लिंगायत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे तो हमारे खिलाफ लिंगायत विरोधी एकता बन जाएगी। ये अखबारों में सब जगह अमित शाह का बयान छपा। तो इसका मतलब है भाजपा को कहीं ये भी डर था कि लिंगायतों के अलावा जो बाकी हिंदू समाज है, मुसलमानों से तो भाजपा को मतलब नहीं, मुसलमानों को टिकट उसने दिया ही नहीं था, जो बाकी हिंदू समाज है वो हमारे खिलाफ एकजुट हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो कांग्रेस के खिलाफ कोई हिंदू गोलबंदी की योजना बनाती, वो अपने ही खिलाफ गैर लिंगायत हिंदू एकता से डरी हुई थी। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि 2024 के लिए मैसेज क्या है इस कर्नाटक इलेक्शन के परिणाम का। कौन क्या इससे लर्निंग ले रहा है, बीजेपी से क्या लर्निंग ले रही है, कांग्रेस इससे क्या लर्निंग ले रही है, कैसे आगे चीजें बदलें, क्योंकि बीच में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शंस भी हैं। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे अब बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Na 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 na. 'Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है कर्नाटक चुनाव के परिणाम और उसके फॉलोआउट्स और 2024 के लिए क्या नए सबक लेगी। शेखर सर, जो पोलराइजेशन करने की बीजेपी ने कोशिश की वो फेल हो गया कर्नाटक में, जो कि उनका एक बहुत बड़ा हथियार होता है। क्या उनके लिए मैसेज है? मैसेज तो मुझे लगता है कि 5 बिंदु पे है। एक है कि आपको अपने, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बोल रहे हैं तो अपने राज्यों में जहां आप शासित कर रहे हैं वहां पे भी आपको कार्रवाई करनी होगी। करप्शन पे आप हिंदुत्व बात रखकर इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे अपेक्षा ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस करप्शन को लेकर बात आएगी भी, फिर भी टॉलरेंस लेवल मुझे लगता है कि उनके वोटर बेस में ज्यादा है। लेकिन बीजेपी के लिए करप्शन इश्यू पे अगर कहीं दिखाई दे रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे, वो सच हो या ओपोजिशन के कैंपेन, वो अलग बात है, लेकिन आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि करप्शन के खिलाफ है, क्योंकि आपकी पार्टी की ग्रोथ पे इसी पे हुई है। आपने करप्शन स्कैम्स को लेकर करके आपको 2014 का मैंडेट मिला है। अगर इसमें कहीं ना कहीं कमी है, और सुशासन, दूसरी बात, सेकेंड बिंदु है सुशासन। जब सुशासन में अगर कमी आई तब तो उस पर भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार गुड गवर्नेंस की बात होती है, बार बार कहा जा रहा है कि भाई किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन जब राज्यों में अगर वो दिखाई नहीं देता, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात, जब पोलराइजेशन करने से पहले आप सोचना पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो पड़ोस राज्य आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, पिटिशन हो गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे 15 साल से ज्यादा ये आरक्षण चल रहा है। देवराज उस समय से ये आया था, एक रामलिंग कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये लागू हुआ और चलता आ रहा है। यहाँ पे कोई कोर्ट का फैसला नहीं था।
या आप कोर्ट जाके कोर्ट से कुछ फैसला ले आते, वो भी नहीं हुआ। ये एक अचानक लास्ट मिनट में एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें मुस्लिम आरक्षण गई और साथ में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो कैटेगराइजेशन में कुछ बदलाव किया गया, जिस बदलाव में काफी भ्रम पैदा किया गया, जिस भ्रम को लेकर कंफ्यूजन हुआ कि कुछ समुदाय को लगा कि भाई इस नए जो फॉर्मूला में हमें कम हो जाएगी। एक तरफ तो मुसलमान वोटर्स नाराज हो गए, भाई जो चलता आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं था, 15 साल से चल रहा है, इसको ये हटा रहे। तो ये ज्यादातर ये रोटी कपड़ा मकान इश्यू से जुड़ा हुआ है आरक्षण मामला, तो ये ज्यादा इंपैक्ट हुआ। और दूसरी तरफ आप जो जनजातियां हैं, ये है SC ST के अंदर भी ये जो रिकैटेगराइजेशन हो रहा था, उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ, बहुत डर बढ़ गई, भाई क्या हमारी कम्युनिटी इसमें ज्यादा नुकसान होगी, क्योंकि कई चीजें बदल रहे, लिस्ट में बदलाव आ रहा है। ये एक बात है। तो जो भी चीज अगर आप लास्ट मिनट में करेंगे तो आप मैसेज भी नहीं दे पा रहे जो सोशल मैसेज देना है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम आया जो बंगाल में भी देखा गया, अगर कैंपेन ज्यादातर दिल्ली से कंट्रोल हो और दिल्ली के नेता मतलब अमित शाह जी या JP नड्डा जी उनकी ये जाएगा, तो लोकल लीडर जैसे बंगाल में, देखिए बंगाल में क्या हुआ, ये लोग जाके हिंदी में भाषण देते थे। अच्छा, बंगाल ऐसा राज्य है, कलकत्ता छोड़ के इतनी हिंदी समझ नहीं होती अंदर में, वैसे कर्नाटक में भी हुआ। ये ज्यादातर कैंपेन फोकस इन्हीं था और लोकल लीडर सामने नहीं थे, लोकल लीडर्स कहीं दिखाई नहीं दिए। ज्यादा से रोड शो इनकी बात हो रही, या नड्डा जी का या अमित शाह जी का या लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये भी बड़ा हुआ कि जब लोकल लीडरशिप को आपको कभी भी मतलब उनको पीछे नहीं रखना है। ठीक है, ये अपने आप में अमित शाह जी का, नड्डा जी का बड़ा रोल होगा इलेक्शन कैंपेन में, मैनेजमेंट, लेकिन सामने आपको रखना पड़ेगा। आप कांग्रेस में देखिए कांग्रेस में गांधी परिवार कैंपेन में थे, लेकिन वो सामने नहीं थे, वो एक साइडलाइन शो चल रहा था, राहुल गांधी जी का हो या प्रियंका गांधी जी का हो या सोनिया गांधी ने एक रैली किया, बस प्रियंका गांधी से जो वो 5 प्रॉमिस जो उनके लिए बड़ा सक्सेस रहा, हाँ। वो अच्छे मैसेज प्रियंका जी दे दी, बाद में वो मैनिफेस्टो में शामिल हुआ। तो ये लोकल लीडरशिप को इग्नोर करना, खास करके गैर हिंदी राज्यों में, जहां पे मतलब नॉन हिंदी स्टेट्स में आपको लोकल लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में आपका प्रधानमंत्री का अपना है, हो सकता है बाकी बीजेपी नेताओं के भी अपनी नेशनल पुल हो सकती है, लेकिन जो स्टेट जहां पे आप उतने मजबूत नहीं है, वहां पे अगर लोकल लीडरशिप को कहीं ना कहीं साइडलाइन करेंगे, या लग रहा है कि भाई एक सवाल और, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो मुस्लिम वोट खत्म किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लास्ट मोमेंट पे, उससे लोग नाराज हुए और मुस्लिम पूरा पोलराइज हुआ 100%। तो ये क्या एक एक्सपेरिमेंट था इनका कि करके देखते हैं कि हो सकता है हिंदू इधर पोलराइज हो, लेकिन हिंदू हुआ नहीं पोलराइज, वो उधर चला गया। ये प्रयोग था क्या बीजेपी का जो फेल हो गया? नहीं, मुझे लगता है उनको जब पता चला कि गवर्नेंस इश्यू को लेकर लोकल नाराज है, करप्शन इश्यू भी को भी मुकाबले करने में दिक्कत हो रही है, उनको लगा कि ठीक है, हम ये सोशल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कांग्रेस की जो प्लस पॉइंट है उसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब करके देखें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये सोशल बेस जो आइंदा वाला फैक्टर वो उनके लिए अच्छा चल रहा था। लेकिन मतलब मुझे लगता है ये क्विक सोल्यूशन, मतलब आप जहां शॉर्टकट जाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दूसरी बात, ये डबल इंजन सरकार देखिए, डबल इंजन जो मेन इंजन तभी पुल कर सकती है कि दूसरा इंजन भी काम करे, वर्किंग इंजन हो। ये बात तो सही है कि अगर सेकंड इंजन अगर फेल है तो मेन इंजन के लिए डिब्बों के साथ ये फेल्ड इंजन को भी खींचना होगा। वही हुआ कर्नाटका में। ये पॉइंट आपका एकदम सही कि जब एक इंजन काम ही नहीं कर रहा तो डबल इंजन बेचारा क्या करे, वो सिंगल ही इंजन माना जाएगा। प्रदीप जी, आप बीजेपी के लिए क्या लर्निंग, और इसमें कांग्रेस भी जोड़ देता हूँ क्योंकि वो फिर रह जाएगा, दोनों के लिए क्या, जैसे बीजेपी के तो क्या सबक लिया इन्होंने कि भाई लास्ट मोमेंट पे ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना वरना फंसेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2, यूपी इलेक्शन इन्होंने 2 चीज़ों पे चुनाव जीता था। लाभार्थी एक नया टर्म कॉइन किया गया था और उसको इन्होंने अच्छे से सेल किया, और दूसरा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, जो इनका बिल्कुल थंपिंग था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वोट पड़ेगा। कर्नाटक में लाभार्थी वाला टिकट नहीं चला इनका, उससे बड़ा ऑफर कांग्रेस की तरफ से था, ऐसा मतलब प्रचार में बोला गया। आपके हिसाब से क्या लर्निंग है इनके लिए? नहीं, पहले लाभार्थी की बात करते हैं। देखिए, लाभार्थी का ये कार्ड चलता है जब उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहे। उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जहां चला, कार्यकर्ता लगातार उन लोगों के संपर्क में रहा जो लाभार्थी है। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ।
जो आप पोलराइजेशन की मुद्दा बार बार ला रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी को या तो गलतफहमी हो गई या ओवर कॉन्फिडेंस पे थी। उसने कर्नाटक की जो सामाजिक संरचना है उसको समझने में गलती की। मुझे जो है लगता है कर्नाटक की सामाजिक संरचना कुछ कुछ बिहार से मिलती है। अयोध्या आंदोलन के दौरान भी बीजेपी को कोई बड़ी सफलता बिहार में नहीं थी। कर्नाटक में भी आप देखें, कोस्टल कर्नाटक से बाहर बीजेपी इस तरह का हिंदू पोलराइजेशन या हिंदू ध्रुवीकरण या हिंदुओं को एक करने में कामयाब नहीं हुई। इस चुनाव में क्यों उनको लगा, मुझे समझ में नहीं आया। अगर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का हटाने पर फायदा बीजेपी को तभी हो सकता था जब मुसलमान इसके विरोध में सड़क पर निकलता। तो उनका असेसमेंट क्या ऐसा था? अगर ऐसा था तो बिल्कुल ही गलत था, उसको कांग्रेस ने फेल कर दिया। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये जो राहुल जी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि किसी एक मुद्दे से आप चुनाव नहीं जीतते। मुद्दों का एक समुच्चय होता है, गुच्छा होता है जो आपको चुनाव जिताता है। किसी मुद्दे का उसमें कंट्रीब्यूशन कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। बीजेपी जो है वो दो चीजों पर निर्भर हो गई, एक ये पोलराइजेशन, दूसरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। और चुनाव दर चुनाव अलग अलग राज्यों में ये संदेश मतदाता दे रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को लोकसभा के लिए पसंद करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए पसंद करते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति के बारे में हम फैसला उनके कहे के आधार पर ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख लीजिए राजस्थान का उदाहरण या झारखंड का या छत्तीसगढ़ का या फिर मध्य प्रदेश का, एक के बाद इस तरह से देखते जाइए तो और वोट परसेंटेज में भी आपको अंतर दिखेगा कि लोकसभा में उसी राज्य में जितना वोट मिला उसमें 5 से 15% तक का अंतर आता है बीजेपी के वोट शेयर में। तो ये एक क्लियर जो है मैंडेट, एक क्लियर इंडिकेशन मतदाता की ओर से है कि प्रधानमंत्री का राज्य के चुनाव में दुरुपयोग करना बंद कीजिए। उसकी अपील उतनी ज्यादा नहीं होती उनकी जितनी होती है लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी ने एक नहीं, जैसे चुनाव जीतने के लिए कई मुद्दे चाहिए, हारने के लिए भी कई मुद्दे चाहिए होते हैं। बीजेपी ने एक नहीं बहुत सारी गलतियां की और एक के बाद एक। सबसे बड़ी गलती देखिए राज्य के चुनाव में जो है, गलती नहीं मेरा मतलब है कमजोरी, वो होती है स्टेट की लीडरशिप। अगर आपकी स्टेट लीडरशिप कमजोर है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि और उस पर से अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर सकती है, जो उत्तर प्रदेश में योगी प्रदीप सर, अगर राज्य यूनिट इतनी छिन्न भिन्न थी तो मुझे लगता है अगर मोदी जी का चेहरा नहीं किया था तो इतनी सीटें भी नहीं आती जितनी आई हैं। जिस तरीके की हालत कर, ये तो उन्हीं की वजह से आ गई जो मिल गई 60-65, वरना क्या हुआ, स्टेट लीडर के तो कोई है ही नहीं वहां पे, जिस तरह से तितर बितर है। तो भाई आपका जो सबसे बड़ा नेता था उसको आपने चुनाव से पहले रिटायर कर दिया। हाँ, अब उसके बाद जो आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसकी कोई अपील नहीं है। करेक्ट। न कार्यकर्ता में है न आम मतदाता में है। उसको भी आपने मतलब वो कहते हैं कि दूसरा कसम किया, बुरा किया, उसे भी छोड़ दिया और बुरा किया, तो उसको भी आपने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री है लेकिन उसको ये नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे हमारे। तो आपने खुद ही नो कॉन्फिडेंस जता दिया अपने मुख्यमंत्री से भी चीफ मिनिस्टर में। जी प्रदीप सर, तो ऐसे क्यों आप ये उम्मीद करते हैं कि जनता उस पर भरोसा करे? जी अभय जी, इतनी चर्चा के बाद हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे काम होता है तब चुनाव जीता जाता है। लेकिन कर्नाटक जैसा विकसित राज्य, आईटी कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल, ब्रेस्ट ऑफ द माइंड्स वहाँ रहते हैं, उसके बाद जातियों की इतनी जकड़न। तो मैं वही तो कह रहा था कि आपको सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करनी है, जातियों का कीमा बनाना है, बाकी ये सब भ्रष्टाचार से थोड़ी वोट मिलता है। देखिए भारत में जो आधुनिकता आई है तो वो उस तरीके से भारतीय समाज का समरूपीकरण नहीं कर पाई है जिस तरीके से पश्चिम में हुआ है या और दूसरी जगहों पे हुआ है। तो भारतीय समाज की बुनियादी इकाई तो अभी भी जाति और समुदाय है, सभी जगह है। मतलब पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। जी नहीं, देखिए भारतीय समाज का अपना एक सदियों पुराना, हजारों साल पुराना एक किरदार है, उसको हम लोगों को यूरोपीय आईने में नहीं देखना चाहिए।
अगर यूरोपीय आईने में देखेंगे तो हमें हमेशा लगेगा कि हमारी आधुनिकता भी अधकचरी है, हमारा विकास भी अधकचरा है, हमारे आईटी उद्योग में आगे बढ़ने से क्या फायदा हुआ, हमारे औद्योगिकरण से क्या फायदा हुआ। जाति अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन साथ में ये चीजें भी बढ़ती रहेंगी। कौन मना करता है आईटी में विकास हो? कोई किसी भी जाति का नेता इस बात के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन सवाल सत्ता के बंटवारे का है। सब लोग सत्ता में हिस्सा चाहते हैं, और जो पार्टी सब समुदायों को आश्वासन देती है कि हम आपको पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, उसको समुदाय का समर्थन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल में उसने इस दिशा में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। उसने तरह तरह के समुदायों को यह आश्वासन दिया है, और वो समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जहां पर वो इस तरह के आश्वासनों को देने में गड़बड़ी करती है, वहां पे वो समुदाय उससे नाराज होते हैं। तो दूसरी बात, भाजपा ने पिछले 9 साल में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा की सरकारें गैर भाजपा सरकारों के मुकाबले गवर्नेंस में कुछ 21 बैठती हैं। लेकिन जहां पर उनकी सरकारें निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की शिकार हैं, वहां पर उनको वो कामयाबी नहीं मिल सकती। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में हुआ, कर्नाटक में हुआ। भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण भाजपा लगातार ये तीसरा चुनाव हारी है। इस बात से मुंह नहीं चुरा सकते। जी राहुल वर्मा जी, बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने की है, बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने के लिए उसके अपनी स्ट्रेटजी, अपने फार्मूले होते हैं। मुझे ये सवाल बार बार कुरेदता है, पूछने का मन करता है, जो मैं पूछता हूँ कि आप एक प्लेटर बना के जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, या केवल एक इशू जो आप सेल करते हैं अच्छे से? कर्नाटक में कांग्रेस ने क्या सेल किया? आप सत्ता में तो थे नहीं, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी क्या कि वो 1,000-2,000 रुपए गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत आप देंगे, लोग मान जाएंगे? 72,000 रुपये दे रहे थे ना केंद्र में आप, लोकसभा में माना किसी ने? क्या नहीं माना। तो पॉइंट मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप एनालिसिस करते हैं, कि पॉइंट एक होता है, एक एजेंडा जिसको आप सेल करने जाते हैं। मोदी जी का चेहरा सेल होता है कि नहीं होता है? उनका ब्रांड बिक जाता है, किसको क्या मिला ये बात की बात है। 1,400 रुपये का सिलेंडर खरीद के हम मोदी जी को वोट देते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए एक एजेंडा होता है जिसको अच्छे से सेल कर लेते हैं। कर्नाटक में बुरी तरह विफल हुए, कुछ नहीं सेल कर पाए। मतलब उनके पास प्लेटर था, वो सब अच्छा था, कुछ भी बेच नहीं पाए, और सब बुरा था इसलिए सब हार गए। वो आपके हिसाब से? मैं इस बात से, इस प्रेमाइस से ही सहमत नहीं हूं कि एक किसी आधार पे, एक किसी चेहरे पे पूरा का पूरा चुनाव जीता जा सकता है। मतलब ये टीवी के लिए अच्छा विषय हो सकता है कि ब्रांड मोदी दिखता है, पर आप मोदी जी को दे दीजिए कांग्रेस की कमान और बोलिए वो कांग्रेस को चुनाव जितवा दे। ऐसे नहीं होता है। सिर्फ वो चेहरा नहीं होता है, चेहरा रिप्रेजेंट करता है पार्टी के इतिहास को, पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मशीन को। तो ये मतलब अभी जो आप कर्नाटक में ही आपको अगर जैसे अभी कुछ लोग बात करेंगे कि मतलब देखिए, पोल प्रोमिसेस मैटर करते हैं। कांग्रेस ने जो वो 5 प्रोमिसेस किए, उनका कुछ ना कुछ रेजोनेंस रहा होगा, पर अगर सिर्फ प्रोमिसेस के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता था, तो भाजपा ने भी कोई कम प्रॉमिस नहीं करा। भाजपा ने भी कहा कि हम आधा लीटर दूध फ्री देंगे रोज। भाजपा ने भी बोला कि हम 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे बीपीएल परिवारों को। उनके भी ऐसे 3-4 प्रोमिसेस थे। तो सिर्फ वायदे करने से नहीं होता है, वायदे को कम्युनिकेट करना पड़ता है। वायदे पर आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वायदे पर आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो हम लोग अभी 40-45 मिनट से बात कर रहे थे, या अभय जी ने जो लास्ट में कहा कि जब सरकार निकम्मी हो, जब आपके स्टेट लीडरशिप पे भरोसा ना हो, तो आप कोई भी वायदा करें तो वो नहीं करेगा। मोदी जी लाभार्थी के मुद्दे पर या अनेक मुद्दों पर वोट इसलिए मोबिलाइज कर ले जाते हैं क्योंकि उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है। वो पॉपुलैरिटी एम्प्टी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। तो कांग्रेस यहाँ पर कर्नाटक में अपनी बात इसलिए कर पाई क्योंकि उसने एक सोशल कोलिशन बनाया। जो सामने सरकार थी उसका परफॉर्मेंस खराब था, इनकी लीडरशिप ठीक थी, इन्होंने ग्राउंड पे 1-1.5 महीने लोकल इश्यूज पे कंटिन्यूअसली मोबिलाइज करा, और साथ में ये पोल प्रोमिसेस भी किए। पोल प्रोमिसेस इसलिए किए क्योंकि पार्टी को लगा कि एक इकोनॉमिक एंजाइटी डेवलप हो रही है, और ये आपको इसलिए अलीदा कोलिशन इसलिए बन रहा है। अलीदा कोलिशन को सिर्फ इसे जातियों का समीकरण ना देखा जाए। एक्सिस माई इंडिया सर्वे और लोकनीति CSDS दोनों का सर्वे ये सजेस्ट कर रहा है कि ये बॉटम हाफ क्लास के टर्म्स में भी
मतलब गरीबों का एक, क्योंकि इंडिया में कास्ट और क्लास काफी ओवरलैप करते हैं, तो ये अगर आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो मध्यम निचला मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच में भाजपा पे बहुत बड़ी लीड है। रूरल एरियाज में ज्यादा अच्छा करा है कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले। तो ये जो अनिदा कोलिशन है, इसे सिर्फ कास्ट कोलिशन ना माना जाए, ये एक क्लास कोलिशन भी है। और मैं इसी में साथ में जोड़ना चाहता हूं, और शायद ये पूरी दुनिया में सोशल आइडेंटिटीज पॉलिटिक्स में हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं। जब हम भी आधुनिकता की बात कर रहे थे या बैंगलोर को आईटी और ये सब को, मैंने दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं देखा है जहां पर पॉलिटिक्स में सोशल आइडेंटिटीज नहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ कास्ट है, इसलिए कास्ट रिफ्लेक्ट होती है। आप अमेरिका में जाएंगे, वहां पे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस होते हैं, वहां पे रेस के बीच में वो आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो बिना आइडेंटिटी रिफ्लेक्शन के आप पॉलिटिक्स नहीं देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा। आई एम रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे इसमें सवाल एड्रेस किए गए जो जनरली शायद कहीं और डिस्कस नहीं हो रहे होंगे। मैंने बहुत कैंडिडली आपसे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे। एक जो बड़ा इशू रह गया, शायद अभी मेरे पास समय नहीं है जिसको मैं खोलता, कि इससे कांग्रेस के लिए 24 का रास्ता कैसे बनेगा। ये पूरे घंटे की डिबेट लगी, तो मैं इसको किसी और दिन रखता हूं। अभी चूंकि एक सवाल के जवाब में हो नहीं पाएगा कि इसको कैसे नेविगेट करेगी कांग्रेस, इसी विक्ट्री को क्या नेशनल लेवल पर नेविगेट कर सकती है, अपोजिशन के साथ वो क्या रिलेशनशिप लेके चलेंगे, और जो बीच बीच में लोग आके अपना दावा करने लगते हैं उनका क्या होगा, इस पर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की इससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि बीजेपी के लिए बहुत सारे लर्निंग्स हैं, और कम से कम गलतफहमी में तो नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत।